जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल इस्लामिक कहानी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम आज दूसरी किस्त पेश करने जा रहे हैं। इधर जब बनारस व कनौज के राजा को सुल्तान शहाबुद्दीन औरी के आने और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के हमरा इसकी तरफ आने की इत्तला मिली तो इसने भी अपने लश्कर को तैयार कर लिया। अगरचे इसका अपना ही यही ख्याल था, वो अपनी खाम ख्याली में बेहद दर्जा खुश था कि अब हिंदुस्तान से मुसलमानों का खात्मा कर देगा। सुल्तान शहाबुद्दीन औरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के मुश्तरका लश्कर ने अठावा के मुकाम पर पड़ाव डाला और इसके मुकामा में बनारस और कनौज के इलाके के राजा जयचंद ने एक बहुत ही बड़े लश्कर के साथ इसके सामने पड़ाव डाला। राजा देख रहा था कि मुसलमानों का लश्कर तो इसके लश्कर के मुकाबले में कुछ नहीं है, चुनांचे वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था। इब्तिदा में राजा के लश्कर ने ज़बरदस्त तबाही मचा दी, मगर जब मुसलमानों ने मुनज़्ज़म अंदाज में ज़बरदस्त तीर अंदाजी की तो राजा के हाथियों को उल्टे पाँव भागने पर मजबूर कर दिया। अब हुआ ये कि जिन हाथियों को राजा मुसलमानों की तबाही के लिए लाया था वो वही हाथी इसके अपने ही लश्कर को रौंद रहे थे। इसी अफरा तफरी में राजा को एक तीर आन कर लगा। तीर लगने से राजा जिस हाथी पर सवार था इसके हौदे पर गिर गया। लश्करियों ने जब ये देखा कि इनका राजा हौदे पर तीर खाकर गिर गया है तो वो ये समझे कि वो हलाक हो गया है। अब राजा के लश्करियों ने जिधर मुँह आया भागना शुरू कर दिया। राजा जयचंद के ये बहुत ही हौलनाक शिकस्त थी, जिसके नतीजे में इसका लश्कर पूरी तरह तबाह व बर्बाद होकर रह गया। सुल्तान शहाबुद्दीन औरी ने अब बनारस की तरफ रुख किया। अब सुल्तान के पास राजा के हाथियों की बहुत बड़ी तादाद थी, इसके अलावा बेशुमार माल व दौलत भी इसके हाथ लगा था। दूसरे ये कि राजा जैसे बदतरीन दुश्मन की पूरी फौजी कुव्वत रिजा होकर रह गई थी और खुद राजा इस जंग में अबरतनाक मौत का शिकार हुआ। सुल्तान ने चंद रोज़ तक हासिल शुदा माल व दौलत को अच्छी तरह हिफाजत से एक सालार के हवाले किया और फिर अपनी लश्करी कुव्वत का अंदाज़ा करते हुए बनारस के रास्ते पर गामजन हुआ। बनारस एक बहुत कदीम शहर है। राजा काशी का ये दारुल हुकूमत रह चुका है और हिंदुओं के नज़दीक ये भी एक मजहबी शहर भी है जहाँ बहुत ज़्यादा मंदिर मौजूद है। बनारस के राजा की अस्करी कुव्वत ख़त्म हो चुकी थी, चुनांचे सुल्तान शहाबुद्दीन औरी और कुतुबुद्दीन ऐबक को रोकने वाला कोई नहीं था। बनारस के मंदिरों से सुल्तान को कसीर माल व दौलत हाथ आई। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन औरी को जो माल हासिल हुआ वो 4000 ऊँटों पर लाद दिखाकर गजनी ले जाया गया था। सुल्तान शहाबुद्दीन औरी जब बनारस को फतह कर चुका तो फिर इसने एक रोज़ दरबार आम मुनाइद किया। एक रोज़ शैतान के साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक भी जलवा फरोश था। इनके सामने से दीगर कीमती माल व दो असबाब के अलावा हाथियों को भी गुजारा गया। यह हाथी इस कदर आला तरीके से सुधारे गए थे कि वो जब सुल्तान के सामने से गुजरते तो झुक कर सलाम करते। सुल्तान शहाबुद्दीन औरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ये देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें सुधारने वालों को इनामात से नवाजा। बनारस के मामलात दुरुस्त करने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन औरी ने अपने ही एक ऐबक सालार को बनारस का हाकिम मुकर्रर किया और ख़ुद कनौज की तरफ कूच किया। कनौज के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही कदीम शहर है। यह शहर हिंदुओं के मशहूर राजा रामचंद्र जी वाली अयोध्या की हुकूमत के बाद कायम हुआ था, मगर इससे पहले भी इसकी आबादी के आसार मिलते थे। यह शहर अक्सर उजड़ता और आबाद होता रहा। सुल्तान शहाबुद्दीन औरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब कनौज पर चढ़ाई की तो वहाँ इनको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कनौज का राजा तो अबरतनाक मौत मारा जा चुका था। इसी के साथ इसके तमाम सालार और अमरा भी गायब हो चुके थे, यानी इसके अमरा और सालारों के दिलों पर सुल्तान शहाबुद्दीन औरी की हैबत पूरी तरह छा चुकी थी। चुनांचे जो जिंदा भी बच्चे थे उन्होंने भी गोशा नशीनी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि वो बेहूबी समझते थे कि वो सुल्तान शहाबुद्दीन औरी के साथ जंग करना मौत को खुद ही दावत देना, इसलिए वो लोग चुप करके बैठ रहे। सुल्तान शहाबुद्दीन औरी की हिंदुस्तान आमद महज अपने मुंह बोले बेटे की मदद और अगानत ही थी। अब सूरत हाल ये थी कि बनारस और कनौज का राजा मारा जा चुका था और ये दोनों शहर मुसलमानों के कब्ज़े में आ चुके थे। अब सुल्तान ने वापस गजनी जाने का इरादा ज़ाहिर किया और तैयारी करने लगा।
सुल्तान शहाबुद्दीन औरी को बनारस को पता के मौके पर जो सफ़ेद हाथी मिला था वो उसे अपने साथ गजनी ले जाना चाहता था। चुनांचे सबसे मिलकर सब जब सुल्तान वहाँ से रुखसत हुआ तो कुतुबुद्दीन ऐबक से अलवदा के कहने के लिए कुछ दूर तक इसके साथ गया। अभी थोड़ी ही दूर दोनों गए होंगे कि अचानक सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपने लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया। दरअसल सुल्तान को कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कोई ख्याल गुजरा था। फिर कुछ देर सोचता रहा और जिस हाथी को वो अपने साथ ले जा रहा था उसे कुतुबुद्दीन ऐबक को तोहफे के तौर पर इनायत कर दिया। वही सुल्तान ने एक ही शाही दस्तावेज़ भी तहरीर की और इस दस्तावेज़ के ज़रिए सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना बेटा करार दिया था। रिवायत है कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का अता करदा वो सफ़ेद हाथी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ज़िंदगी भर रहा। जिस रोज़ कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल होगा तो हैरत अंगेज़ तौर पर अगले ही रोज़ इस हाथी की भी मौत वाक़या हो गई थी। ये भी बहुत अहम बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले या बाद में दिल्ली के किसी भी हुक्मरान के दरवाजे पर सफ़ेद हाथी नहीं बंधा था। कहा जाता है कि वो हाथी बड़ा ही नायाब था और बहुत सी खसूसियात का हामिल था। इसी दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए अचानक ही एक और मसला उठ खड़ा हुआ ये कि गुजरात के हाकिम का एक करीबी अजीज़ जो कि एक राजपूत सरदार था, इसने सरकशी दिखाना शुरू कर दी। इसने पेशकदमी करके हांसी शहर का एक बड़े लश्कर के साथ पूरी तरह मुहासरा कर लिया। हांसी शहर और किला पर कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ से नसरुद्दीन हाकिम मुकर्रर था। जबकि राजपूत सरदार ने हांसी शहर का मुहासरा कर लिया तो नसरुद्दीन ने तमाम तर सूरत हाल से कुतुबुद्दीन ऐबक को मुत्तला किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को जून ही ये खबर मिली तो वो आंधी और तूफ़ान की तरह लश्कर लेकर हांसी की सिमत रवाना हुआ। हांसी शहर के बाहर वसी व गलीज़ मैदान में कुतुबुद्दीन ऐबक और राजपूतों के दरमियान नहायत ही खौफनाक और खूनरेज़ मौरका बर्पा हुआ। अगरचे राजपूतों ने इस जंग की ज़बरदस्त तैयारी की थी और बहुत से राजपूत सरदार वहाँ से अपने अपने लश्करों समेत मौजूद भी थे, मगर वो सब मिलकर भी कुतुबुद्दीन ऐबक के लश्कर का मुकाबला न कर पाए। इनका सरदार अपनी जान बचाकर मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ, जबकि तमाम लश्कर बिखर कर रह गया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के हिंदुस्तान से गजनी की तरफ पहुँच कर जाने के बाद कुछ रोज़ तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजा जय चंद के एक किले ही में क़याम किया। इस किले का नाम हिसार अलनी था। ये हिसार अलनी दरअसल बनारस और कनौज के राजा के हुसूसी क़यामगाह हुआ करता था। यहाँ से उसे बेशुमार माल व दौलत जो कि राजा ने छुपा कर रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ आई थी। इसी किले में क़याम के दौरान की कुतुबुद्दीन ऐबक को इसके मुखबरों ने यह इत्तला दी कि दिल्ली और अजमेर में मुसलमानों के मामलात ख़राब होते जा रहे थे। जहाँ तक तो अजमेर का ताल्लुक़ था तो अजमेर इस वक्त राजा परतवी राज का दारुल हुकूमत था, मगर त्रायन के जंग में शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान के राजाओं को बदतरीन शिकस्त दी तो वो राजा परतवी राज भी इस जंग में मारा गया था। इसके मरने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने राजा कोला को अजमेर पर हाकिम मुकर्रर कर दिया था। जिस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिसार अलनी के किले में क़याम किया हुआ था तो उसे अजमेर पर राजपूतों की यलगार की खबर मौसूल हुई। दरअसल राजपूतों का एक सरदार भीमराज नाम का था जो बहुत बड़ा लश्कर लेकर अजमेर की तरफ चढ़ा दौड़ा हुआ था। राजा कोला इसके इस कदर बड़े लश्कर का मुकाबला ना कर पाया और वहाँ से जान बचाकर तमपुर की तरफ निकल गया। भीमराज अपने लश्कर समेत अजमेर में दाखिल हुआ और इस पर कब्ज़ा कर लिया। दूसरी तरफ एक राजपूत सरदार चुतराय भी एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हो चुका था। इसने दिल्ली के नवाह में ही अपने लश्कर का पड़ाव डाल था। इन इत्तलाआत के मौसूल होते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लश्कर को तैयार करके नहायत तेज़ी के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ा और इसलिए कि अजमेर पर तो भीमराज कब्ज़ा कर ही चुका था, मगर दिल्ली की हिफाजत की अभी पूरी ज़रूरत थी। चुतराय के लश्कर ने दिल्ली के गर्दनवाह में लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। चुनांचे कुतुबुद्दीन ऐबक पहले इधर ही मुतवज्जा हो। हिंदू सरदारों को इस बात की कोई उम्मीद थी कि चतुराय के पास चूँकि बहुत ही बड़ा लश्कर है, चुनांचे कुतुबुद्दीन ऐबक फ़ौरन ही मगलूब हो जाएगा। उन्हें यह भी यकीन था कि अगर इनका दिल्ली पर कब्ज़ा हो गया तो फिर मुसलमानों का हाथबा पूरे हिंदुस्तान से हो जाएगा। बहरहाल दोनों लश्करों का टकराव
बड़े ही खौफनाक अंदाज से हुआ। पहल तो राजपूतों ने मुसलमानों के लश्कर पर बढ़ चढ़कर हमले किए, मगर जब मुसलमानों ने हमलों की इब्तिदा की तो फिर राजपूतों की गोया की दौड़े लाग गई। भीमराज के लश्कर को बदतरीन शिकस्त हुई। अब भीमराज अपना बचा कच्चा लश्कर लेकर अजमेर की तरफ रवाना हुआ ताकि राजा भीमराज के साथ मिलकर बड़ी जंग की मंसूबाबंदी करे, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे मंसूबा बनाने ही नहीं दिया। इसने भी फौरी तौर पर अजमेर की तरफ अपना लश्कर बढ़ा दिया। दिल्ली के नवाह से चतुराए बदतरीन शिकस्त के बाद अजमेर की तरफ भागा था, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका पीछा ना छोड़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपने लश्कर समेत अजमेर पहुंचा तो राजा भीमराज ने शहर से बाहर निकलकर मुकाबला करने का फैसला किया। इसी दौरान चतुराया भी अजमेर पहुंच चुका था। अब दोनों राजाओं ने मिलकर कुतुबुद्दीन ऐबक का मुकाबला किया, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक की तेज़ हमलों की ताब ना ला सके और दोनों ही राजाओं को भागने को नहीं दिया, बल्कि मैदान जंग में ही मार दिया गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलने का बहुत शौकीन था और अपनी सुल्तनत पर गिरफ्त रखने के लिए वो कुछ अरसा लाहौर और कुछ अरसा दिल्ली में गुजारा था। इसलिए उसने अपनी सुल्तनत के 2 मरकज़ी शहर बना रखे थे, एक दिल्ली और दूसरा लाहौर। एक मरतबा जब वो लाहौर में क़याम किया के दौरान चौगान यानी पोलो खेल रहा था तो इसका तवाज़ुन बिगड़ गया और वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया। जब घोड़े से वो गिरा तो इसके सीने पर बहुत ज़्यादा चोट आई और वो इंतकाल कर गया। लाहौर में जिस जगह पर वो घोड़े से गिरकर हलाक हुआ था वही इसका मकबरा बनाया गया जो अब तक मौजूद है। तो नाज़रीन, यही थी आज की हमारी दूसरी एपिसोड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी हमारी आपके साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।